So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System। बेटा आज से आपका मेगा बूस्टर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपका बॉटनी का एक पेपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 मार्क्स क्या है, व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, डिस्क्राइब द प्रोसेस। आप लोगों को सेंट्रल डॉगमा पता है कि सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है कि जो है डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। दिस इज सेंट्रल डॉगमा। और डीएनए अपने आप को खुद बनाता है, कॉपी करता है खुद से। प्रोसेस कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। डीएनए से जब आरएनए बनेगा उसे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा उसे ट्रांसलेशन कहेंगे। ठीक है बच्चे, तो अभी हमने कौन सा प्रोसेस डिस्कस करना है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन इज द सेलुलर प्रोसेस बाय विच डीएनए सेगमेंट्स आर कॉपीड इनटू आरएनए। डीएनए जो है, डीएनए सेगमेंट्स जो है वो क्या कर रहा है, अपने आप को कॉपी कर रहा है इनटू आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स हमें डिस्कस करना है। यूकैरियोट्स अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपके सिलेबस में प्रोकैरियोट्स है। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? मोनेरा, बैक्टीरियस। कहाँ पे होता है ये? इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। सबसे पहले आप लोकेशन की बात करेंगे। प्रोकैरियोट्स में इट अकर्स इन 3 फेजेस। 3 फेजेस हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो सबसे पहले अगर आप प्रोसेस देखो तो क्या है, ये डीएनए का एक कोई भी पर्टिकुलर सेगमेंट, यहाँ पे सबसे पहले एक प्रोमोटर रीजन अटैच होगा, और प्रोमोटर रीजन के साथ अटैच होता है बच्चे सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर जब स्टार्ट यहाँ पे लगा है, यहाँ से इनिशिएशन होना स्टार्ट होगा। तो इन द इनिशिएशन फेज आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइजेज अ प्रोमोटर साइट। सबसे पहले जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक, तो सबसे पहले ये प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है ऑन द डीएनए स्ट्रैंड। रीडिंग अ प्रोमोटर सीक्वेंस अनवाइंड्स द डीएनए स्ट्रैंड एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ से जो डीएनए स्ट्रैंड है वो अनबाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, द कोर एंजाइम ऑफ आरएनए पॉलीमरेज देन प्रोसीड टू सिंथेसाइज आरएनए इन दी 5' to 3' डायरेक्शन। कहाँ से चलेगा ये? 5' से 3' डायरेक्शन। रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, ये हमेशा जो प्रमोट होता है वो 5' से 3' की तरफ ही जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन। इट यूजेज एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए एज अ टेम्पलेट फॉर आरएनए सिंथेसिस। द 3' OH group of the growing RNA chain interacts with the alpha phosphate group of the incoming nucleotide to form a phosphodiester bond। कौन सा बॉन्ड होगा? phosphodiester bond। और इस तरीके से जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड करेगा। ट्रांसक्रिप्शन अकर्स अंटिल अ टर्मिनेशन सीक्वेंस ऑन द डीएनए इज फॉर्म। टर्मिनेशन सीक्वेंस कहाँ पे होता है? जहाँ पे रो फैक्टर अटैच हो। रो फैक्टर अटैच होगा। इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर चाहिए, टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर चाहिए। ये आपके नीट का क्वेश्चन भी है। When the RNA polymerase detects a termination sequence, it stops the transcription process, releases the synthesized RNA transcript and dissociate from the DNA। और इस तरीके से आपका जो RNA है वो डिटैच हो जाएगा। ठीक है बेटा, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसके साथ और में क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन दी विथ सुटेबल एग्जाम्पल मेंडल्स लॉ ऑफ प्रिंसिपल। मेंडल्स लॉ ऑफ प्रिंसिपल, जो मेंडल्स लॉज और जो प्रिंसिपल है क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं इसे। 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीनों पूछा गया है तो शॉर्ट में बताएंगे। तो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ऑब्जर्व दैट F1 ऑफस्प्रिंग और मोनोहाइब्रिड शोज कैरेक्टर्स और ट्रेट ऑफ ओनली 1 पेरेंट। तो जब क्रॉस कराया गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो जो F1 जनरेशन है, जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जो आएगा, जो फर्स्ट जनरेशन का ऑफस्प्रिंग है, उसमें सिर्फ एक पेरेंट का कैरेक्टर जो है वो शो होता है।
वन कैरेक्टर और फैक्टर प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर। तो एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और दूसरा जो है सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। द कैरेक्टर विच अपीयर्स इन द F1 जनरेशन आर कॉल्ड एज द डोमिनेंट। जो F1 जनरेशन में अपीयर होगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो डोमिनेंट कहलाएगा। एंड दोज विच डू नॉट अपीयर आर टर्म्ड एज रिसेसिव। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो सप्रेस हो जाएगा, वो रिसेसिव कहलाता है। दिस अपीयरेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर इन द F1 जनरेशन टर्म्ड एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या हो रहा है देखिए, टॉल प्लांट को कैपिटल टी को डॉर्फ के साथ क्रॉस कराया गया, तो जो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, होमोजाइगस डोमिनेंट का कैरेक्टर मिला, ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट F1 जनरेशन। तो यहाँ पे जो टॉलनेस है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो डॉर्फनेस है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। द F1 जनरेशन ओनली द टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी डोमिनेंट हाइब्रिड कैरेक्टर अपीयर विच प्रिवेंटेड द एक्सप्रेशन ऑफ द डॉर्फ। डॉर्फ के कैरेक्टर को उसने क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ की बात करें, मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये भी नीट का क्वेश्चन है कि विच लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज कंसिडर्ड एज अ लॉ ऑफ प्योरिटी और प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, तो दिस वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहता है, द हाइब्रिड और द हेटेरोजाइगोट्स ऑफ F1 जनरेशन कंटेन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ द डोमिनेंट एंड रिसेसिव नेचर। जो F1 जनरेशन जो है, जो ऑफस्प्रिंग आएगा, उसके अंदर दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आता है, डोमिनेंट का और रिसेसिव का। दीज कैरेक्टर डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर बट सेग्रीगेट और सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो जिस टाइम पे गैमीट फॉर्मेशन होता है, उस टाइम पे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। इन सच मैनर दैट ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन कैरेक्टर ईदर डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैमीट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो प्योर हैं, है ना, सेग्रीगेट हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। दिस लॉ इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट बिकॉज द गैमीट कंटेन ओनली वन कैरेक्टर एंड आर प्योर ऑफ इट। इंपॉर्टेंट लाइन कि वाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज कंसिडर्ड एज अ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, क्योंकि जो गैमीट है उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर है ना। देखिए, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव की बात की जा रही है। गैमिटोजेनेसिस में दोनों गैमीट अलग अलग हो गए, और F1 जनरेशन में जब ये गैमीट फ्यूज हुआ, तो जो हेटेरोजाइगस है, इट फॉर्म्स टू काइंड ऑफ गैमीट्स, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये क्रॉस बताना ज़रूरी है ना। जब भी आप लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं, क्रॉस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके साथ साथ मोनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो भी बताना ज़रूरी है। जैसे जब हमने ये बताया, तो इसमें जो फिनोटिपिक रेशो आएगा वो आएगा 3:1, और जो जीनोटिपिक रेशो आएगा वो आएगा 1:2:1। तो ये बताना ज़रूरी है बच्चे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन इज़ the law of independent assortment. It states that during a dihybrid, अब जो ये independent assortment है, ये dihybrid क्रॉस में हो रहा है ना। dihybrid क्रॉस क्या है, क्रॉसिंग ऑफ टू पेयर ऑफ ट्रेट्स। तो it states that during a dihybrid cross an assortment of each pair of trait is independent of the other. तो जो assortment होगा ट्रेट का, वो दोनों जो हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन वन पेयर ऑफ ट्रेट्स सेग्रीगेट फ्रॉम द अनदर पेयर ऑफ ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली। दोनों गैमीट अलग अलग इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाते हैं। दिस गिव्स ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर अ चांस ऑफ एक्सप्रेशन। इस वजह से जो दोनों पेयर है वो अपने आप को, जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे फिनोटाइप क्या लिया, दो कैरेक्टर ले लिया हमने, येलो और ग्रीन। ये हमने ले लिया सीड का कलर, और सीड का शेप ले लिया राउंड एंड रिंकल्ड। गैमीट जो है हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। F1 जनरेशन में हमें क्या मिल गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे ये क्या है, डोमिनेंट। हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो येलो राउंड कैरेक्टर आएगा। अब इसकी सेल्फिंग करा दो, तो जब सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन होगा,
तो यहाँ पे जो गैमीट्स हमारे पास क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। हम इसको क्रॉस कराएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो 9 हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 क्या है हमारे पास, 9 है येलो राउंड। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास 3 कैसे आ गए, येलो रिंकल्ड एंड येलो रिंकल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कैसा आ गया, येलो रिंकल्ड आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास 3 कैसा आ जाएगा बच्चे, ग्रीन राउंड एंड ग्रीन राउंड। 3 कैसा आ गया, ग्रीन एंड राउंड। और अगर हम एक देखें लास्ट जो होमोजाइगस कंडीशन है रिसेसिव की, तो ये कैसा है, ग्रीन रिंकल्ड। तो फिनोटिपिक रेशो क्या बन गया, 9:3:3:1 का रेशो बन गया। और जीनोटिपिक रेशो क्या बन गया, 1:2:2:4, 1:2, 1:2 एंड 1। तो दिस रिप्रेजेंट 9, दिस रिप्रेजेंट 3, दिस रिप्रेजेंट 3, दिस रिप्रेजेंट 1। दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है। अब ये क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपसे 3 मार्क्स में सेपरेटली भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कंबाइंड। तो आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है 3 मार्क्स में। पॉलिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट फिनोमिनन इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। डिस्क्राइब एनी 3 एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। पॉलिनेशन क्या होता है, defined as the deposition of pollen grains on the stigma of a flower from the anthers belonging to the same flower, same plant or the different plant। जो ट्रांसफ़र होता है pollen grains का, है ना, on the stigma of the flower किसी एंथर से, अब वो एक फ्लावर भी हो सकता है, सेम प्लांट में भी हो सकता है और डिफरेंट प्लांट में भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, 2 तरह के पॉलिनेशन है। अगर स्टिग्मा रिसीव्स पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर में अगर उसको स्टिग्मा को सेम एंथर से अगर पोलन मिल जाए तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, स्टिग्मा रिसीव्स पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अ फ्लावर ऑन द सेम प्लांट और द डिफरेंट प्लांट। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ एजेंट्स हैं जो बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं। एबायोटिक में क्या है और बायोटिक में क्या है, देखिए एंटोमोफाइली होता है जब क्रॉस पॉलिनेशन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मैनी एजेंट्स व्हेन दे आर पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट्स। अगर इंसेक्ट से हो रहा है तो कैसा होगा, एंटोमोफाइली है। फ्लावर क्या करेक्टरिस्टिक है, फ्लावर लार्ज होना चाहिए, ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए, फ्रेगनेंस होना चाहिए, है ना, इट शुड इमिट सेंट और नेक्टर प्रोड्यूस करना चाहिए। दे आर पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, रोज, यूफोरिया स्पीशीज एक्सेट्रा, एंटोमोफाइली है। एनिमोफाइली में विंड पॉलिनेशन होता है। इट इज़ अ पॉलिनेशन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ विंड, है ना। तो जो ये फ्लावर्स होंगे विंड पॉलिनेटेड, वो कैसे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, लाइटली कलर्ड होने चाहिए, है ना, या कलरलेस भी, क्योंकि विंड को कलर से कोई मतलब नहीं है। कलरलेस होते हैं, स्मॉल होते हैं, किस तरह का नेक्टर या सेंट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेमन्स जो होते हैं ऑफ दीज फ्लावर्स आर लॉन्ग एंड हैंड आउट ऑफ द फ्लावर टू हेल्प द विंड पॉलिनेट। The anthers are loosely attached to the filament and pollens are very light and dry. The stigmas are feathery and hang out of the flower. For example, maize में होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एनिमोफाइली है। हाइड्रोफाइली, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। The pollination is carried out with the help of water and is known as hydrophilous type of cross pollination. किस में होता है, aquatic plants में, where pollens are produced in large numbers. Pollens large number में होना चाहिए, एक specific weight होना चाहिए which make them float below the surface. Vallisneria में the male flower floats on the surface of the water till it comes in the contact with the female flower. Waxy होना चाहिए ताकि वो float कर सके, है ना, एक cuticle होता है इसके ऊपर, right? So this is hydrophyly. Next क्या है, write a short note on technique and application of tissue culture. Tissue culture क्या है, it is a technique
इन विच फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लांट्स आर कल्चर्ड एंड ग्रोन इन अ लेबोरेटरी, जहाँ पे एक प्लांट का कोई सा भी एक टिश्यू जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है या जो डिवाइडिंग टिश्यू है उसको हम लेते हैं एज एक्सप्लांट कहलाता है, कैलस कहलाता है, और उसको हम लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करते हैं. मैनी टाइम्स द ऑर्गन्स आर ऑल्सो यूज फॉर टिश्यू कल्चर, ऑर्गन्स को भी लेते हैं, ऑर्गन कल्चर भी होता है. द मीडिया यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ द कल्चर इज़ ब्रॉथ एंड अगार. किस में ग्रो कराया जाता है? न्यूट्रिएंट मीडियम है ना, एक मीडिया चाहिए उसको, ब्रॉथ एंड अगार है, उसमें न्यूट्रिएंट डाला जाता है. इट हैज़ प्रूव बेनिफिशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ डिजीज़ फ्री प्लांट. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हम डिजीज़ फ्री प्लांट बना सकते हैं, प्लांट की ईल्ड को बढ़ा सकते हैं इन दी डेवलपिंग कंट्रीज. इट ओनली रिक्वायर्स अ स्टेराइल वर्क प्लेस, ग्रीन हाउस, ट्रेन मैन पावर एंड अ नर्सरी. और जो टिश्यू कल्चर से जो प्लांट ग्रो कराया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन. प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपेगेशन. ठीक है. और जितने भी प्लांट ग्रो होंगे वो क्लोन्स होंगे, है ना, मेन प्लांट, तो उसको सोमा क्लोन्स कहा जाता है, सोमा क्लोन्स कहा जाता है. ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, सोमा क्लोन्स. नेक्स्ट है राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड क्या है? सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? तो ट्रिपलेट होना चाहिए. जो बेसेस हैं, ग्रुप ऑफ बेसेस जो होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करेंगे वो 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में होते हैं, है ना. द कोड इज ट्रिपलेट, जैसे कि AUG है ना, ट्रिपलेट कोड में है. कॉमा लेस होता है. जब आप लिखते हैं AUG GUC तो देखिए बीच में कोई कॉमा नहीं है ना, तो कॉमा नहीं होना चाहिए इनके बीच में, कंटिन्यूअस होगा ये. नॉन ओवरलैपिंग कोड होता है, ओवरलैप नहीं करते हैं ये एक दूसरे के ऊपर. पोलैरिटी जो है हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में जाएगी. डीजनरेट है, यानी कि एवरी अमीनो एसिड एक्सेप्ट ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनिन इज कोडेड बाय वेरियस कोडॉन्स, है ना. एक अमीनो एसिड को बहुत सारे कोडॉन जो है कोड कर सकते हैं. स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन, AUG जो है जो मिथ्योनिन को कोड करता है वो इनिशिएटिंग और स्टार्ट कोडॉन है. और UAG, UAA एंड UGA आर कॉल्ड एज टर्मिनेशन कोडॉन और दी स्टॉप कोडॉन. नॉन एम्बिगुअस होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं. द जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस विच मीन्स अ स्पेसिफिक कोडॉन विल ओनली कोड फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड. एक बहुत सारे कोडॉन मिलके एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, है ना, लेकिन जो एक कोडॉन होगा वो एक स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कि एक कोडॉन बहुत सारे अमीनो एसिड को कोड करे, है ना. एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा. ऑल्सो द सेम जेनेटिक कोड इज सीन वैलिड फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स. अब चाहे आप बैक्टीरिया की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, बर्ड्स की बात करें, जेनेटिक कोड होता है, इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर. AUG हर किसी ऑर्गेनिज्म में स्टार्टिंग कोडॉन की तरह ही एक्ट करेगा. ठीक है. सो जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस एंड यूनिवर्सल इन नेचर. नेक्स्ट है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन. सिग्निफिकेंस बताना है. तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन 2 स्ट्रक्चर, एक जाइगोट बनता है और एक एंडोस्पर्म बनता है. जाइगोट इज 2n इन नेचर एंड एंडोस्पर्म इज 3n इन नेचर. ठीक है. तो इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. सो डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वेयर आउट ऑफ द 2 स्पर्म्स, 2 स्पर्म सेल में एक फ्यूज करता है एग सेल के साथ बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज सिंगैमी, and the other fuses with the 2 polar nuclei with a process called as triple fusion. Triple fusion. ठीक है. Resulting in diploid 2n zygote and triploid primary endosperm nucleus that is 3n in nature respectively. The zygote becomes an embryo after the numerous cell division. Zygote है वो embryo बन जाएगा और जो endosperm है वो nutrition provide करता है. ठीक है. तो देखिए ये जो एक स्पर्म जो है ये इसके साथ फ्यूज़ कर गया और ये दूसरा स्पर्म जो है ये फ्यूज़ कर जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ. तो एक बनाता है जाइगोट, एक बनाता है एंडोस्पर्म. ठीक है बेटा. दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन. सिग्निफिकेंस क्या है? 2 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, एक जाइगोट और एक एंडोस्पर्म. फिर क्या है बच्चे? देयर आर चांसेस ऑफ पॉलीएम्ब्रायनी. पॉलीएम्ब्रायनी है प्लांट में, पॉलीएम्ब्रायनी जो है प्लांट में होता है एंड द प्लांट हैज़ बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल.
डबल फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू एन एंडोस्पर्म एंड प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा और एंडोस्पर्म जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इट इंक्रीजेज द वायबिलिटी ऑफ द सीड्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, सीड्स की वायबिलिटी को बढ़ाता है। इट यूटिलाइजेज बोथ द मेल गैमिट प्रोड्यूस बाय द पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स दो गैमिट बना रहे हैं, है ना, तो दोनों गैमिट यूज हो रहा है। सो दीज आर द सिग्निफिकेंसेज ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ लीडिंग स्ट्रैंड एंड द लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन? व्हाई इज रेप्लिकेशन नॉट कॉन्टिन्यूअस ऑन बोथ द टेम्पलेट्स ऑफ द रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल? देखिए, जो डीएनए का स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करता है और दूसरा स्ट्रैंड जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव करेगा। ठीक है, जो डायरेक्शन है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम है ना, तो जो ये वाला स्ट्रैंड है इसमें तो कॉन्टिन्यूअस होगा, और जो दूसरा है क्योंकि वो 5 प्राइम से 3 प्राइम के साथ 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम नहीं कर सकता, इसलिए उसमें छोटे छोटे से फ्रैगमेंट्स बनते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो द स्ट्रैंड दैट ओपन्स इनटू द 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क इज रेफर्ड टू एज लैगिंग स्ट्रैंड. The strand that runs into the 5 prime to 3 prime direction in the replication fork is referred to as leading strand. The strand is replicated discontinuously. So replication is continuous in a leading strand because the template strand runs in the 3 prime to 5 prime direction. जो template strand है वो कैसे रन करेगा 3 prime से 5 prime direction. Therefore it is replicated continuously as DNA polymerase catalyzes polymerization in only one direction, that is 5 prime to 3 prime. तो अगर हम ये रेप्लिकेशन फॉर्क की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और यहाँ पे हमारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तो यहाँ पे इधर तो ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेगा क्योंकि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम होना है, और यहाँ वाले में ये छोटे छोटे से फ्रैगमेंट में ग्रो करेगा, है ना, 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम इस तरीके से ग्रो करेगा ये। तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस है और यहाँ पे ये कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं। तो दिस वन इज लीडिंग स्ट्रैंड और ये क्या है बच्चे, लैगिंग स्ट्रैंड है। तो ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट मैनी टाइम्स एज द हेलिक्स अनवाइंड्स रिजल्टिंग इन मैनी शॉर्ट फ्रैगमेंट्स कॉल्ड एज ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ये टॉपिक भी पूछा जा सकता है आपसे शॉर्ट में कि व्हाट इज ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। बाद में ज्वाइन कौन करेगा, डीएनए लाइगेज ज्वाइन द ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स टुगेदर इनटू अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। सो दिस इज द रीजन why replication is not continuous on both templates of replicating DNA molecules. Next देखिए, what do you mean by test cross? What is its significance? 2 marks का क्वेश्चन है। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल विथ एन अननोन जीनोटाइप विथ अ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। इट इज़ यूज टू नो वेदर द ट्रेट विच इज़ डोमिनेंट इज हेट्रोजाइगस और डोमिनेंट। जो हमें अननोन जीनोटाइप को चेक करने के लिए जो क्रॉस कराया जाता है उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी और स्मॉल टी का जब क्रॉस कराया जाएगा तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है। अब अगर इसका क्रॉस इसके साथ कराया जाए, है ना, F1 जनरेशन का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ कराया जाए तो इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। ये देखिए, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया गया, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो गैमीट है कैपिटल टी और स्मॉल टी बना, तो यहाँ पे हमारे पास 50% तो बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल आएगा और 50% हमारे पास डॉर्फ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेशो जो आ जाता है 1:1 का रेशो आता है और दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ये एक नॉर्मल क्रॉस दिखाया गया है एज अ कंट्रोल सेटअप, तो ये याद रखेंगे। ठीक, यहाँ पे इसकी फिनोटाइप भी पूछा जाता है कि F1 का रेशो क्या रहता है, तो 1:1 50% जो चांसेस होगा टॉल का और डॉर्फ का। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या है, जब पॉलिनेशन होता है तो किस तरीके से जो पॉलन है
वो पिस्टिल के साथ यानी कि कार्पल के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है ये बताना है हमें। तो पॉलिनेशन रेफर्स टू द फॉलिंग ऑफ द पॉलन ऑन द स्टिग्मा एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन टू फॉर्म अ पॉलन ट्यूब। पॉलिनेशन क्या होता है कि जब पॉलन जो है स्टिग्मा के ऊपर जो फॉल करेगा और जर्मिनेट करेगा पॉलन ग्रेन को टू फॉर्म अ पॉलन ट्यूब इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। Pollen pistil interaction is the process of transfer of the pollen grains of one plant to the pistil stigma of the same or the different plant, which can be either self or cross pollination. तो pollen pistil interaction क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें pollen grain जो है ट्रांसफ़र होता है एक प्लांट के पिस्टिल या एक प्लांट से उसके पिस्टिल या स्टिग्मा पे। अब वो सेम प्लांट भी हो सकता है और डिफरेंट प्लांट भी हो सकता है। सेम है तो सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट है तो क्रॉस पॉलिनेशन। पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पॉलिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन फॉलोड बाय द पॉलन एडहेशन टू द स्टिग्मा। सबसे पहले तो इंटरेक्शन होगा, सबसे पहले तो पॉलिनेशन होगा जो ट्रांसफ़र होगा, है ना। उसके बाद पॉलन का एडहेशन है, वो जाके वहाँ पे एडहेयर करेगा, चिपकेगा। द अराइवल ऑफ द पॉलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा डज नॉट एश्योर देयर विल बी फर्टिलाइजेशन। सिर्फ पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर आ जाना ही ये एश्योर नहीं करता कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स देयर इज अ फेलियर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन स्पीशीज टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर स्पीशीज। इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी, जो स्टिग्मा है वो अपनी ही स्पीशीज़ का पॉलन जो है वो रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है। किसी दूसरी स्पीशीज़ का अगर पॉलन आ गया तो उसको रिजेक्ट कर देगा। Interspecific incompatibility occurs within a species. Self-incompatibility is the incompatibility between the pollen and the stigma of the same individual. अगर self incompatibility है तो to avoid the self pollination प्लांट क्या करता है, एक प्रोसेस, एक फीचर इवॉल्व है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का। वो अपने जो सेम फ्लावर होगा, सेम फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो अपने खुद के फ्लावर के पॉलन को रिजेक्ट कर देता है ताकि टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन एंड इट प्रमोट्स द क्रॉस पॉलिनेशन। इफ द पॉलन एंड स्टिग्मा आर कंपैटिबल द पॉलन एब्जॉर्ब्स द वाटर। सबसे पहले तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, हाइड्रेट करेगा फ्रॉम द स्टिग्मा एंड द पॉलन ट्यूब इमर्जेस। जैसे ही पॉलन जो है एब्जॉर्ब करेगा वाटर को फ्रॉम द स्टिग्मा एंड द पॉलन ट्यूब इमर्जेस। पॉलन ट्यूब इमर्ज हो जाएगा। द पॉलन ट्यूब ग्रोज डाउन द स्टाइल ऑफ द कार्पल। देखिए इस तरह से ये ग्रो करने लगेगा स्टाइल की तरफ एंड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल। दिस इज नेसेसरी फॉर द माइग्रेशन ऑफ मेल गैमीट टू द एक्सेल। इससे क्या होता है कि जो मेल गैमीट है वो माइग्रेट करता है एक्सेल के पास ताकि वहाँ जाके वो फर्टिलाइजेशन कर सके। तो ये डायग्राम बनाएंगे और ये इस तरीके से जो स्टेप्स है उसे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा रिवर्स, एक्सप्लेन इट्स फंक्शनिंग। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि डीएनए अपने आप को बनाता है दैट इज बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। अब आरएनए जो है, आरएनए से भी डीएनए बनता है, ठीक है, आरएनए से भी डीएनए बनता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आरएनए से डीएनए बनेगा इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और जो एंजाइम यूज होगा उसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो ड्यूरिंग द रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेंट्रल डॉगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए which then forms RNA again which is translated to form protein. This process is known as reverse transcription. किस में होता है? वायरसेस में होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ लिविंग मैटर फाउंड एट ईच ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम एंड कैन ईदर बी इन्वर्टेड और अपराइट। टोटल क्वांटिटी, उसका मास क्या है, उसका बायोमास क्या है, उसका वेट क्या है, जितने भी लिविंग मैटर जो है वो हर ट्रॉफिक लेवल पे ऑफ द इकोसिस्टम उनका क्या वेट होगा इज कॉल्ड एज, उसके रिप्रेजेंटेशन को हम पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड या फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखें ये अपराइट होगा क्योंकि जो क्वांटिटी है बायोमास की एट द प्रोड्यूसर लेवल इज़ हायर। प्लांट का वेट ज़्यादा होगा, प्राइमरी कंज्यूमर का उससे कम, स्नेक का उससे कम और ईगल का वेट सबसे कम होगा, तो यहाँ पे अपराइट है। द पिरामिड इज इन्वर्टेड इन अ पॉन्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो
पिरामिड है बायोमास का वो इन्वर्टेड हो जाता है ना. एज द बायोमास ऑफ द फिशेज फार सरपासेस द बायोमास ऑफ द ज़ूप्लैंक्टन ऑन विच दे आर दे फीड. तो फाइटोप्लैंक्टन का वेट सबसे कम है, उससे ज़्यादा वेट ज़ूप्लैंक्टन का, उससे ज़्यादा वेट स्मॉल फिशेस का, और सबसे ज़्यादा वेट जो होगा लार्ज फिशेस का. तो यहाँ पे ये इन्वर्टेड है और यहाँ पे कैसा है, अपराइट है. ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेलुलर टोटिपोटेंसी, हाउ डज इट डिफर्स फ्रॉम द सेलुलर प्लूरिपोटेंसी. तो स्टेम सेल्स आर यूजली कैटेगराइज एज मल्टीपोटेंट एबल टू गिव राइज टू मल्टीपल सेल्स. तो जो स्टेम सेल्स होते हैं मल्टीपोटेंट होते हैं, एक सेल से बहुत सारे सेल्स जो हैं वो इट कैन गिव राइज टू मल्टीपल सेल्स. प्लूरिपोटेंट होते हैं एबल टू गिव राइज ऑल द सेल टाइप्स इन एन एडल्ट. एंड टोटिपोटेंसी होती है एबल टू गिव राइज टू ऑल एम्ब्रियोनिक एंड एडल्ट लिनिएजेस. अगर एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म बन जाए तो उसको हम टोटिपोटेंसी कहते हैं. ठीक है बच्चे, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखें 1 मार्क्स का. द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड एज टेप्टम. क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना. एक मदर सेल जो है उसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हार्ड आउटर लेयर एक्साइन इज मेड अप ऑफ. तो जो एक्साइन है वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का, मोस्ट रेजिस्टेंट मटीरियल है ना. व्हाट इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ EcoR1. EcoR1 का जो है GAATTC, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल प्रोटीन इज कॉल्ड एज डाउन प्रोसेसिंग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस. तो जो जिटनोगैमस है ये बच्चे जिटनोगैमी, चेस्मोगैमी या फिर जिनोगैमी, इन सब में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन जो क्लिस्टोगैमी है ये ऑटोगैमी होता है. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज क्लिस्टोगैमी. यहाँ पे सिर्फ इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, इसमें क्रॉस हो सकता है, इसमें भी क्रॉस हो सकता है, इसमें भी क्रॉस हो सकता है. ठीक है, सिर्फ क्लिस्टोगैमी जो होगा, क्योंकि इसमें जो फ्लावर होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं है ना, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है. दीज आर ऑटोगैमस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. So this is all about the questions of the solutions of the questions of the botany part. नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने zoology का जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर.